नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कहते हैं राजनीति में 2 साल लंबा वक्त होता है। कहते ये भी हैं कि किसी देश की जिंदगी में भी 2 साल अच्छा खासा वक्त होता है। लेकिन किसी सरकार से पूछेगा तो कहेंगे कि अभी तो 2 साल ही बीते हैं, 5 साल के लिए चुना है। अब आपका परिचय उस खास मेहमान से जो हमारे साथ आज 2 का दम के लिए शामिल हो रहे हैं। कहते हैं अनुभव और राजनीतिक परिपक्वता का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जब राजनाथ सिंह को देश का गृह मंत्री बनाया गया था तो बड़ी चुनौती थी। आतंकवाद की मार झेल रहे एक देश में फिर से सुरक्षा की भावना को जिंदा करना था। कितना कुछ हासिल हुआ है, कितना कुछ अगले 3 साल में हासिल करना है, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी मौजूद हैं आज तक पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, मैं पहले आपको कुछ सुना दूं, मैं वहां से शुरू करना चाहती हूँ। आपको सुनाती हूँ कि 2 में कितना दम तो आज है, लेकिन सफर ये कहां से शुरू हुआ था, क्योंकि बतौर अध्यक्ष आप ही ने नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे बीजेपी की तरफ से इसका ऐलान किया था। जीत के बाद उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और उनकी कैप्टनशिप में लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने ये विजयश्री को प्राप्त किया है और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। आज जब 2 साल बाद आप देखते हैं अपनी सरकार को, नंबर 2 है आप सरकार में, कितना हासिल किया है? जो हाइप एक वक्त पर बना था, क्या उस मकाम तक आप लोग पहुंच पाए? वैसे जिस समय पार्टी ने नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया था और जिस अपेक्षा के साथ प्रोजेक्ट किया था, मैं कह सकता हूं कि पार्टी की अपेक्षाओं की कसौटी पर ही नहीं बल्कि इस देश की जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर मोदी जी पूरी तरह से खरे उतरे हैं। यदि हमसे पूछे कोई कि आउट ऑफ 100 कितनी आप मार्किंग देना चाहेंगे तो मैं कहूंगा आउट ऑफ 100/100। मतलब कोई कसर, और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इसके पीछे तथ्य हैं जो मैं कह रहा हूं। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि विगत 2 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इस हकीकत को भी कोई नकार नहीं सकता है कि जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, पहले की सरकारें होती थी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर ही भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगते थे, लेकिन 2 वर्षों में इस सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह भी मैं 2 वर्षों की मानता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था डमाडोल हो चुकी थी पिछली कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में। यहां सच है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब यहां गवर्नमेंट थी तो उस समय हमारे देश के जीडीपी की ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 8.4% तक पहुंच चुकी थी। 5 वर्षों तक उसके बाद लगातार उसी इकोनॉमी का जो मोमेंटम था उस आधार पर सरकार चलती रही। लेकिन दूसरा फेज जो 5 वर्ष का था 2009 से लेकर 2014 का यूपीए गवर्नमेंट का, उसमें देश की अर्थव्यवस्था जो है लड़खड़ाने लगी थी। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और यह सरकार आने के बाद जो स्थिति इस समय आर्थिक क्षेत्र में भारत की बनी है कि आप स्वयं जानते हैं, सारा विश्व इस सच्चाई को स्वीकार कर रहा है कि इस विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी कंट्री की है तो वो भारत की है। प्रमुख रूप से 3 यह मैं मेजर अचीवमेंट्स मानता हूं। हाँ, और ये 3 मेजर अचीवमेंट्स हमको कैसे हासिल हुए, इस पर तो एक बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन 2 बड़ी उपलब्धियां अगर आपके नजरिए से गृह मंत्रालय में देखें तो क्या कहेंगे? क्योंकि 2 का दम है। मैं गृह मंत्रालय के संबंध में मैं कह सकता हूं कि चाहे माओवाद का प्रश्न हो, चाहे उग्रवाद का हो नॉर्थ ईस्ट में, चाहे आतंकवाद, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने, हमारे आर्मी के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर पहले की अपेक्षा स्थिति को बेहतर बनाने में कामयाबी हासिल की है। कोई तो कसक होगी, कुछ कहीं पर कमी जो लगा कसक मैं यही मानता हूं कि मैं तो यह चाहता हूं कि चाहे माओवाद का यह प्रभाव हो, चाहे उग्रवाद का प्रभाव हो नॉर्थ ईस्ट में, यह सब सारा समाप्त होना चाहिए। आतंकवाद का प्रभाव समाप्त होना चाहिए। यह हिंसा का सिलसिला भारत में रुकना चाहिए। भारत तो सदैव से अहिंसा का पुजारी रहा है। मैं जरा बाटला हाउस पर इसलिए जा रही हूं क्योंकि उसका भूत फिर से निकला है बीते दिनों। उस
बाटला एनकाउंटर पर किस तरह की सियासत हुई उस पर खैर बाद में आएंगे, लेकिन जो जानकारी आ रही है वहाँ से फरार एक आतंकी, ये यूपीए 1 में हुआ था, वहाँ का फरार एक आतंकी आरोपी जो भी कह लीजिए वो आईएसआईएस में शामिल हो गया है। आईएसआईएस कितनी बड़ी चुनौती बन रहा है अगर इस तरह से युवा जा रहे हैं और बाटला एनकाउंटर का भागा हुआ शख्स वहाँ शामिल हो रहा है, ये अपने आप में क्या बताता है? आईएसआईएस को मैं भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से हमारा मानना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे भारत का रहने वाला मुसलमान यहाँ की संस्कृति और यहाँ की परंपराओं में इस तरीके से रचा बसा है कि आईएसआईएस जैसे संगठनों को भारत में अपनी गतिविधि चलाने की इजाज़त किसी भी सूरत में नहीं देगा। इसलिए आईएसआईएस भले ही विश्व के दूसरे देशों में अपना कुछ प्रभाव स्थापित कर ले, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में आईएसआईएस का प्रभाव बढ़ने नहीं पाएगा। और कुछ तथ्य हमारे सामने, हमारे पास, जिन तथ्यों के आधार पर मैं यह बात कह रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस इस तरह के वायरल बार बार हो रहे हैं जिसमें दिखाया जाता है लड़कों को अपनी तरफ खींच रहे हैं वो, तो इन सब पर नियंत्रण कैसे होगा, कैसी स्ट्रैटेजी बनेगी? वैसे कुछ कार्रवाई इसमें हुई है जी, लेकिन मैं समझता हूं कि वो संख्या गिनी चुनी है। जितनी चर्चा आईएसआईएस की होती है और भारत में क्या आईएसआईएस का प्रभाव भारत में बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत तो यही है। ठीक है, समाचार पत्रों में अथवा दूसरे अन्य स्रोतों से चर्चा भले ही होती हो, लेकिन यह हकीकत नहीं है कि आईएसआईएस का प्रभाव भारत में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब सर उस सियासत पर जरा पहुंचते हैं जो बाटला एनकाउंटर में हमने देखा है, क्योंकि आपको गृह मंत्रालय एक ऐसी विरासत मिली है जहां पर एनकाउंटर पे भी सियासत होती है। शिवराज पाटिल जो उस वक्त के गृह मंत्री थे वो सामने आकर कह रहे हैं कि वो सही एनकाउंटर था, दिग्विजय सिंह जो फर्जी बताते रहे हैं वो गलत है। दिग्विजय सिंह कहते थे फर्जी है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि जब बाटला एनकाउंटर का सुना तो सोनिया गांधी की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब इसीलिए क्या हम आतंकवाद के सामने इतने कमजोर पड़े कि आतंकियों के मामले में भी वोट के लिए उसको इस्तेमाल? देखिए, आतंकवाद का सवाल हो, चाहे उग्रवाद का सवाल हो अथवा माओवाद का सवाल हो, ये सब सारे देश की सुरक्षा के लिए, यह सब सारे जो बड़ी चुनौतियां हैं, मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक लाभ हानि के तराजू पर नहीं तोलना चाहिए, बल्कि बराबर इस नजरिए से देखना चाहिए कि इन सब सारे उसका प्रभाव समाप्त करके, चाहे आतंकवाद हो, माओवाद हो, उग्रवाद हो, हम भारत को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि यदि हम भारत का विकास करना चाहते हैं तो हम सभी जानते हैं कि विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। जब तक भारत सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक भारत का हम जैसा विकास करना चाहते हैं वो विकास कर पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। जो बड़ा सवाल अब हर कोई देश के गृह मंत्री से जानना चाहता है वो आतंकवाद के नजरिए से है कि दाऊद पर कार्रवाई होगी। क्या दाऊद कभी हिंदुस्तान आएगा? दाऊद एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। वैसे भारत को पाकिस्तान में है। भारत को जो भी दस्तावेज देने चाहिए पाकिस्तान को, भारत ने सारे दस्तावेज पाकिस्तान को दिए हैं। हमारा प्रयत्न है कि पाकिस्तान दाऊद को भारत को सौंपे, उसका प्रत्यार्पण होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इसे नहीं कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि दाऊद एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत के भी देशों को चाहिए कि वो पाकिस्तान को या तो परसुएट करें अथवा पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करें कि पाकिस्तान दाऊद के विरुद्ध हुआ कार्रवाई करे। ये दबाव कैसे बनेगा? ये पाकिस्तान पर दबाव कि वो कार्रवाई करे, आप कह रहे हैं कि विदेशों में भी अलग अलग देशों से बने, ये दबाव कैसे बनेगा पाकिस्तान पर? नहीं, एक तो मैंने अपेक्षा की है और आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिन जिन देशों में जा रहे हैं वहां पर आतंकवाद के विषय पर भी उन देशों के साथ चर्चा हो रही है और अधिकांश देशों ने अपनी उस पर सहमति व्यक्त की है। ऐसे ही मैं समझता हूं कि एक माहौल बनेगा और उन देशों की तरफ से भी यह प्रयत्न होना चाहिए ताकि पाकिस्तान दाऊद के विरुद्ध, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल है, उसके खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान करे। लेकिन दाऊद के बारे में सर ये भी जानकारी आ रही है कि हिंदुस्तान में भी कई लोगों से वो संपर्क में है, फोन पर बातचीत, महाराष्ट्र के भी कुछ नेताओं से बातचीत। हालांकि चूंकि ये सब जांच का विषय है, मुझे पता है कि उस पर सीधे टिप्पणी से आप परहेज करेंगे, लेकिन क्या जांच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगर वाकई हिंदुस्तान में अभी भी उसके कुछ ऐसे लिंक्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उनको पहले रोका जाए? उन पर कहीं पर यदि उसके लिंक्स यदि पाए जाएंगे तो मैं समझता हूं कि हमारी फोर्स कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहेगी, हम कार्रवाई करेंगे उस पर। पठानकोट से सर हमने क्या सीखा? क्योंकि कोई बड़ा आतंकवादी ऐसी घटना नहीं हुई देश में कहीं, लेकिन पठानकोट अपने आप में
बहुत चौंकाने वाला था। पठानकोट से हमने क्या सीखा? देखिए, पठानकोट का जहाँ तक प्रश्न है, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को, और उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपनी जान भले ही गंवाई हो, लेकिन वहाँ के जो इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस थे उनको डैमेज होने से बचा लिया पूरी तरह से। सबसे बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की है। हाँ, लेकिन घटना हुई है, यह सच है, और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में न होने पाए, इसके लिए थोड़ा और अधिक सावधानी हम लोगों को बरतने की आवश्यकता है। लेकिन ये भी क्या सच है कि जब इसके बाद जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम पाकिस्तान से आ रही थी, तो बतौर गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी नहीं चाहते थे कि ये टीम एयरफोर्स स्टेशन तक जाए? कमोबेश यह सहमति बन गई थी कि वहाँ से GIT भी आएगी पाकिस्तान से यहाँ की जांच करने के लिए, और NIA भी यहाँ से पाकिस्तान जाएगी, वहाँ जो इससे संबंधित अपराधी हैं उनका इंट्रोगेशन करने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए। लेकिन विदेश सचिव स्तर पर भी बातचीत हुई है, और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए अभी पाकिस्तान के रिस्पांस की। देखते हैं आगे क्या होता है। पर आप खुद ऐसा चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द हो? मैं चाहूँगा कि हमारी NIA की टीम पाकिस्तान जाए और पूरे मामले की गहराई तक वो जांच कर सके। अब जरा वहाँ से निकल के अगर जम्मू कश्मीर पहुँचे, जहाँ पर BJP PDP की सरकार चल रही है, आए दिन परेशानियों के बीच सवाल यह है कि आपने कहा था कि हम कश्मीरी पंडितों को यहाँ वापस बसाएंगे, लेकिन महबूबा जी की तस्वीर उस पर साफ होती नहीं, वो साफ कुछ कहती नहीं, ज़मीन की बात आती है तो 2 कदम पीछे चली जाती हैं। कैसे बसाएंगे आप? देखिए, इसके पहले मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उनसे हमारी बातचीत हुई थी कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने के संबंध में। मैंने उनसे कहा था कि यदि आप ज़मीन उपलब्ध कराएंगे तब उसके बाद ये काम वहाँ प्रारंभ हो सकता है, तो इस पर उन्होंने अपनी सहमति जताई थी। लेकिन अभी दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद महबूबा जी आई हैं, और महबूबा जी से भी हमने चर्चा की है, लेकिन अभी इनकी गवर्नमेंट बने हुए बामुश्किल महीने भर हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें और अधिक समय मिलना चाहिए। लेकिन कश्मीरी पंडितों को वहाँ रिहेबिलिटेट करने के लिए, पुनर्वासित करने के लिए हमारे पास फंड भी है। जो ही जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट वहाँ पर ज़मीन उपलब्ध कराएगी, हम उनके रिहेबिलिटेशन के लिए वहाँ पर हाउसेज बनाने का काम शुरू कर देंगे। मतलब बतौर गृह मंत्री आप पूरी तरह से अपनी तरफ से तैयार हैं? ज़मीन मिलेगी और घर उनके लिए बनना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल बनना शुरू। वहाँ के हालात नियंत्रण में रह पाएंगे? हालात नियंत्रण में रहेंगे, उसके लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। हालात के अनियंत्रित होने का कोई कारण नहीं है, अगर सरकार वहाँ चाहे और आप लोग चाहें तो। अब ज़रा हालात पर पूरे देश की बात करते हैं। इनटॉलरेंस के इर्द गिर्द एक बड़ी बहस देश में छेड़ी गई, लेकिन इसी के साथ एक दूसरा पक्ष ये भी है कि भारत माता की जय, कोई छुरी बोले मैं नहीं बोलूँगा, ये पूरा अपने किस्म की सियासत चली। लेकिन नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बांटने की भी बात कई बयान बहादुर BJP में खुद हैं। इसको कैसे देखते हैं आप, और इनको कैसे रोका जाएगा? और ये जो नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट वाला है सर, ये देखिए, नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बयानबाजी से भी बचना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की कोई उत्तेजना पैदा होने की संभावना हो, और साथ ही भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने से भी लोगों को बचना चाहिए। और जो भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने के लिए नारे लगाता है, तो निश्चित रूप से कानून उसके विरुद्ध अपना काम करेगा। लेकिन इसी के साथ JNU का पूरा मामला हुआ, अभी तक क्या उन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए जिन्होंने वहां पर टुकड़े टुकड़े का नारा लगाया था? ये पूरी कार्रवाई जो हो रही है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा हो रही है। इसके पहले भी जो कार्रवाई की दिल्ली पुलिस ने किया है। अब आगे जो भी चार्जशीट सबमिट करना होगा पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, तो वह दिल्ली पुलिस ही करेगी। लेकिन हमने उस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है सर। लेकिन आप भी ये मानते हैं कि जबरन किसी से भारत माता की जय बुलवाना, या क्योंकि आपने कहा कि बयानों से बचना चाहिए, जबरन नहीं बुलवाना चाहिए? जबरन ये किसी को फोर्स के भारत माता की जय बोलो, व्यक्ति तो अब सेल्फ इंस्पिरेशन से बोलेगा, भारत में रहता है तो बोलेगा, लेकिन स्वतः की प्रेरणा से ही बोलेगा। अब प्रधानमंत्री पर आ जाते हैं। कांग्रेस ने खूब प्रचार किया है, ये तो सुपर PMO है, जो वहां पर डिसाइड हो गया बस वही सब लोग करते हैं, किसी की राय लेते नहीं है प्रधानमंत्री। क्या ये सच है? नंबर 2 है आप सरकार से, आप जो बोलेंगे वो महत्वपूर्ण होगा। मैं समझता हूं कि ये आरोप जो हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगता है पूरी तरह से बेबुनियाद है और निराधार है। प्रधानमंत्री जो भी फैसले करते हैं अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से राय परामर्श करने के बाद ही करते हैं, जो भी फैसले करते हैं।
यदि कोई ऐसा आरोप लगाता है तो मैं समझता हूं कि सरकार के कामकाज की शैली से वो परिचित नहीं है। हमारे सामने तो एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके बारे में मैं कह सकूं कि बिना बातचीत किए हुए, बिना राय परामर्श किए हुए उन्होंने किया होगा। कहीं तालमेल में कोई कमी नहीं? तालमेल में कहीं पर कोई कमी का कोई प्रश्न ही नहीं है। आप लोग भी अपनी तरफ से जिसको जो सुझाव देना है कैबिनेट की बैठक में खूब जमकर, आपने देखा होगा कि साथ हमारी कैबिनेट की बैठक आधे घंटे में समाप्त नहीं होती है। 2 घंटे, 2.5 घंटे और 3-3 घंटे तक हमारी कैबिनेट की बैठक चलती है। उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं? बिल्कुल जबरदस्त होती है, चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड इशू क्यों न हो, लेकिन उस पर जो भी अपना विचार व्यक्त करना चाहता है सभी अपने विचार व्यक्त करते हैं। क्या मोदी का जादू बरकरार है? तब के कप्तान आपको कहा था प्रधानमंत्री ने, आपने उनको 100 में से 100 दे दिया, लेकिन क्या वो जादू जो एक वक्त पर जो लहर, क्योंकि मुझे याद है लखनऊ में सर आप रैली कर रहे थे और बड़ी भीड़ थी वहां पर और मैं लंबे वक्त तक गाड़ी से आपके पीछे गई, फिर हमने इंटरव्यू किया आपका, आपने तब कहा था कि स्वीपिंग मेजॉरिटी मिलेगी और वो सच हुआ। हमने उसको ब्रेकिंग न्यूज भी आज तक पे चलाया था और वो हुआ। क्या उस तरह से वेव और मोदी मोदी जो हम लोग उस वक्त सुनते थे, क्या वो जादू बरकरार है देश में? वैसे असम में जब ओथ सेरेमनी का कार्यक्रम था तो ओथ सेरेमनी का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री जी असम में जो लोग भी ओथ सेरेमनी में मौजूद थे लोगों को संबोधित कर रहे थे, वहां भी मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। जैसे चुनाव के समय में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे वैसे ही इस समय भी सार्वजनिक सभाओं में भी मोदी मोदी के नारे लगते हैं। तो लोगों के अंदर जब तक उमंग उत्साह नहीं होगा तब और अपने नेता के प्रति हृदय से लगाव नहीं होगा तो इस प्रकार के नारे नहीं लगाएंगे। किसी के कहने पर कोई नारा नहीं लगाता है, और नारे लगते हैं तो किसी के कहने पर तो मैं समझता हूँ 1-2 बार नारे लगते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाते हैं। तो आपको लगता है वो जादू बरकरार है? तो मैं मानता हूँ। असम ने क्या कहा है? असम ने क्या कहा है देश को? असम ने पूर्वोत्तर में एक बड़ी जीत से आप देख रहे हैं और अमित शाह जिस तरह से राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, असम की सफलता को मैं बहुत बड़ी अपनी सफलता मानता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को किसी स्टेट में एक प्रकार से काफी हद तक क्लियर मेजॉरिटी हमको हासिल हुई है। 2 बार आप भी गए थे वहां, अगर मैं सही हूँ? हाँ, मैं गया था, कई सार्वजनिक सभाएं हुई हैं, उसके पहले भी मैं गया था, चुनाव होने के पहले भी असम में गया था। आपको लगता है कि वहां पर जो एक जीत का सिलसिला है वो, और असम को इस रूप में देखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट का ऐसा क्षेत्र था जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देश के अन्य भागों की अपेक्षा कम हुआ करता था जी। और नॉर्थ ईस्ट में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की अपने बहुमत के आधार पर सरकार नहीं बनी थी, पहली बार ये बनी है। इसका मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री का जादू जो उस समय था वह जादू पहले यदि रहा होगा काफी हद तक, यदि नॉर्थ ईस्ट के अतिरिक्त दूसरे भागों में, अब नॉर्थ ईस्ट में भी हो गया है ना, पूरे देश में उनके जादू का करिश्मा काम कर रहा है। मतलब और हमारी सरकार का जो परफॉर्मेंस अब तक रहा है उस परफॉर्मेंस से भी लोग संतुष्ट हैं। हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं। 2 साल के बाद चुकी है। लेकिन क्या दिल्ली और बिहार ने कुछ सिखाया भी? दिल्ली और बिहार ने कुछ सिखाया भी? दिल्ली और बिहार में किन कारणों से हम लोगों की को अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो पाई उसकी समीक्षा हम लोगों ने की है, लेकिन उसको मैं समझता हूं कि सार्वजनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है और आगे उसकी पुनरावृत्ति न। तो क्या असम का मॉडल उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक आपका गृह राज्य है और उत्तर प्रदेश और लखनऊ में आपको जब देखें तो बिल्कुल अलग अंदाज में आप वहां पर दिखते हैं, उस गृह राज्य का फॉर्मूला क्या होगा सर? क्या असम की तरह कोई चेहरा होगा? और मैं पूछूंगी कि कोई चेहरा होगा, आप कहेंगे इंतजार कीजिए, लेकिन क्या यूपी के लिए कोई स्ट्रैटेजी होगी? और राजनाथ जी यूपी में कितने इंटरेस्टेड होंगे? यूपी की बड़ी तस्वीर और बड़ी स्ट्रैटेजी पार्टी के नजरिए से। वैसे हर राज्य की अपनी राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो असम की राजनीतिक परिस्थितियां थी वही उत्तर प्रदेश की भी राजनीतिक परिस्थितियां हैं। असम में चुनाव लड़ने के लिए अलग रणनीति थी और उत्तर प्रदेश में भी हम चुनाव लड़ेंगे तो उसकी रणनीति अलग होगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जहां तक नेतृत्व का प्रश्न है ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ही इस संबंध में फैसला करता है। हाँ, इतना मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी हासिल होगी। क्या हम माने कि कुछ ऐसा ही दोहराया जाएगा जैसा कि एक वक्त पर आपने मुझसे कहा था देश भर में लोकसभा में होगा? क्यों? मैंने कहा था ना। हाँ, आपने कहा था।
मैंने कहा था ना कि लोकसभा में जो कहा था वो लोकसभा में हुआ, और आज मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहा हूं वो होगा। क्यों लग रहा है ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हमारी एक तो संगठन भी पहले की अपेक्षा काफी अधिक मजबूत हुआ है, काफी सक्रियता बढ़ी है कार्यकर्ताओं की, कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक उमंग और उत्साह है, और सेंटर में भी जो हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है उस गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस का भी असर का एहसास अब लोगों को होने लगा है। पर जो हमारी उपलब्धियां हैं उसका एहसास अब लोगों को धीरे धीरे होने लगा है, और लोग यह भी अब महसूस करने लगे हैं कि जिन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की अथवा बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट्स हैं, एनडीए गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, सचमुच कंपैरेटिवली वो बेटर गवर्नेंस दे रही है इस समय उन राज्यों के जहां पर की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट है।